हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में। ठीक है, तो व्हाट इज एसिड? एसिड है एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जो कि बेसिकली वेरी सावर इन टेस्ट एंड बेस बेस इज बेसिकली वेरी बिटर इन टेस्ट। ओके, उसके बाद एसिड में भी कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, कुछ वीक एसिड्स हैं। वैसे बेस में भी कुछ स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं, कुछ वीक बेस हैं। उसका बेक बेस में से एल्कली है। सो इनसे बारे में आज हम जानेंगे, उनका कुछ केमिकल प्रॉपर्टी भी जानेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट, व्हाट इज एसिड? basically acid is a chemical compound which is very corrosive in nature. Okay, acid is very corrosive in nature. Acid, first of all, it is corrosive. उसके बाद it is very sour in taste. What do you mean corrosive? Corrosive means it basically it can destroy any metal, any living things also. So it is corrosive in nature. यहाँ पर एसिड रेन में क्या होता है कि एसिड रेन में जो बारिश होती है उसमें बेसिकली एसिड होता है, और पूरी जो प्लांट्स है, ऑर्गेनिजम्स है, सबको क्या करता है, वो क्रोज करता है। मतलब मीन्स बेसिकली वो उसको बर्बाद करता है, डिस्ट्रॉय करता है। सो इट इज क्रोजिव इन नेचर, सावर इन टेस्ट एंड नॉट इट गिव्स H प्लस आयन। इसके बारे में हम थोड़ा देर के बाद देखेंगे बेसिकली व्हाट इज H प्लस आयन। और उसके बाद क्या होता है, इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करता है। ठीक है, और लिटमस पेपर क्या है? तो लिटमस पेपर का व्हाट इज लिटमस पेपर? सो लिटमस जो होता है वो बेसिकली एक लाइकन नामक प्लांट से बना होता है। लाइकन से बनता है, और इसका जो नेचुरल कलर क्या है? नेचुरल कलर इसका पर्पल। नेचुरल कलर लिटमस पेपर का पर्पल होता है। बेसिकली लिटमस का नेचुरल कलर पर्पल होता है। ठीक है, और जब हम क्या करते हैं कि जब एसिड में डालते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड में चेंज होता है। हमें ब्लू लिटमस पेपर और रेड दोनों मार्केट में मिलता है, तो मार्केट से हम खरीद के लाएंगे दोनों को, और जहां हमें चेक करना होगा हम चेक करेंगे। ठीक है, तो वो हो गया एसिड। बेस क्या है? बेसिकली बेस इज ऑल्सो सम स्ट्रॉन्ग बेस ऑल्सो वेरी corrosive in nature. Okay, corrosive in nature. Base are also corrosive in nature. And what they are bitter in taste. Okay, bitter in taste. And they gives OH minus ion. OH minus ion. They gives OH minus ion. ठीक है, उसका क्या होता है? They turn blue litmus into ये ब्लू लिटमस को बेसिकली रेड में चेंज कर देता है। तो ये हो गया बेस। ठीक है, और इसमें क्या होता है, अब हम क्या करेंगे, कुछ हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक एसिड और वीक बेस के बारे में देखेंगे। तो मान लीजिए हम यहाँ देख लें स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा बताओ? स्ट्रॉन्ग एसिड है आपका H2SO4, इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। और क्या है? और आपका HCl जो कि है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और एक हो गया HNO3 नाइट्रिक एसिड। सो हमारा हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड 3 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। उसके हम देखें कुछ वीक एसिड्स ऑल्सो। वीक एसिड्स, अच्छा बेसिकली दोनों में अंतर क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड इज मोर corrosive. Strong acid gives more H plus ion on solution, and weak acid gives less H plus ion. Weak acid is less corrosive. Weak acid में जैसे जो भी हमारा कार्बनिक एसिड जो भी है, कार्बनिक
कार्बनिक एसिड, ओके। उसके हो गया मैलिक एसिड हो गया, साइट्रिक एसिड हो गया। इसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे थोड़ा देर के बाद। उसका हम बेस में देखेंगे, बेस में होता है कि स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस में आता है आपका NaOH, केवल में सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दी आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। और वीक बेस में आपका आता है, वीक बेस में बहुत सारा है, जैसे CaOH होल 2, ठीक है, CaOH होल 2, MgOH होल 2, जैसे क्या है, ऐसा वीक बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH हो गया, KO3 हो गया, एसिड एंड बेस। अब इसमें क्या करना है, इसके आगे हम देखते हैं कुछ इंडिकेटर्स के बारे में। बेसिकली हम क्या करते हैं, मार्केट से खरीद के लाते हैं। जो मार्केट से एसिड और बेस खरीद के लाते हैं, क्या करते हैं, देखते हैं कि वो कितना एसिडिक है, कितना बेस है। या फिर कोई केमिकल कंपाउंड के बारे में पता नहीं है कि वो एसिड है कि बेस है, तो हम कैसे टेस्ट करते हैं, उसको इंडिकेटर से टेस्ट करते हैं, ठीक है। उसको टेस्ट करते हैं इंडिकेटर से। ऐसे मान लो कि हमने केमिकल कंपाउंड लाया, हमें पता नहीं है इसके अंदर क्या है, तो क्या टेस्ट करेंगे, हम एक काम करेंगे, पहले हम ब्लू लिटमस को है उसमें डाल के देखेंगे। अगर वो रेड में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, फिर हम अब मान लो कि ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसका मतलब या फिर तो न्यूट्रल होगा, या फिर तो बेस होगा। तो एक नेट लिटमस पेपर से हम ये चेक नहीं कर सकते हैं कि वो न्यूट्रल है या फिर वो एसिड है या फिर बेस है। इससे हम क्या करेंगे, मान लो कि अगर हम कोई कंपाउंड खरीद के लाए हुआ मार्केट से, हमें पता नहीं है वो क्या है, तो हम क्या करेंगे, उसमें पहले ब्लू लिटमस डालेंगे। ब्लू लिटमस डाले, अगर वो रेड में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, वो या फिर बेस है, वाटर है, या फिर बेस है या फिर न्यूट्रल है। तो फिर दोबारा उसमें रेड लिटमस डालेंगे, और रेड लिटमस अगर ब्लू चेंज हो गया, इसका मतलब है कि वो बेस है। अगर वो भी नहीं हुआ, इसका मतलब वो न्यूट्रल है, नॉट एसिडिक नॉट बेसिक। सो पहले था आपका लिटमस, जिसके बारे में हमने जान लिया। पहले आपका इंडिकेटर्स फर्स्ट लिटमस, सेकेंड इंडिकेटर बाद आपने मिथाइल ऑरेंज। So what is methyl? Methyl orange is a chemical compound. Natural color of methyl orange what? Natural color. What is natural color of methyl orange? Just like natural color of litmus paper is purple. Same as that, the natural color of methyl orange is orange. And in acidic medium, it turns into red. It turns into red. And in basic medium, it turns into yellow. So this was our methyl orange. Now third indicator is our phenolphthalein. Phenolphthalein is also a chemical compound. Natural color of phenolphthalein is colorless. Natural color is colorless, and in acidic medium remains colorless, but in basic medium turns into pink color. Okay, it turns into pink color. Now we have also some olfactory indicators. Olfactory indicators means we taste it by smelling the indicators after testing with acid or base, ठीक है। Example, first olfactory indicators is our onion. You know the onion, the natural odor of onion is very teary and it is very inappropriate. So the natural odor, natural odor. So natural odor remains in acidic. Means if you add the acid in onion, the odor of onion will be very natural and it will not change at all. Remains same in acidic. But in basic and changes.
changing in basic. In basic, the darkness of this, the odorness of the darkness of odor of onion, darkness of odor of onion will be get less, and it will not be so much inappropriate. So same, there are many olfactory indicators like clove and vanilla. So you can read it, clove and vanilla. And were just examples of clove and vanilla. You have to know at least these four indicators: litmus, phenolphthalein, methyl orange, and onion. You have to know about these four indicators. Okay. Now I'm going to next topic. The next topic is chemical property of acid and base. Okay. Chemical properties. What is chemical property of acid and base? First of all, what is chemical? First of all, what is chemical properties? So, what is chemical properties? Chemical properties means the property through which we change the chemical composition of acid or base. So, what is chemical property of acid and base? Chemical property of acid and base. First of all, what is the first chemical property? That if we react acid with metal, so in experiment in school, I think you have done this experiment or you will do it. Okay. So if we react acid with metal, suppose we take some zinc granules or iron nails, and we put some dilute hydrochloric acid or sulfuric acid or nitric acid, any acid in them. So what will you observe? We observe that some gas is evolving out, and for testing that gas, what will we do? We put the cork. Suppose we are doing our experiment in test tube. So in test tube, we add hydrochloric acid or any acid with metals, and after that we suppose we take some acid, we put the metal granules in them. After that we put the cork on the mouth of test tube, and there is a hole in the test cork of the test tube, and we put a pipe in the mouth of the test tube. So after that we put the other opening of mouth in a beaker or anything with which is filled with soapy solution. So why you use soapy solution for the evolution of hydrogen gas? So if you use soapy solution, what will happens? The hydrogen gas will occurs in a bubble. Bubble means the soap will make the bubble, and inside it there will be only hydrogen gas. So we can easily test the hydrogen gas. So how will we test the hydrogen gas? I have teach you in last class of chemical reactions and equation that for the property of hydrogen gas is that it is very inflammable. So if it is very inflammable, if you put the burning matchstick towards the hydrogen gas, it will sound with pop sound. Okay. So that is the property of hydrogen gas. So if we react acid with metal, certainly what happens? Acid plus metal gives, first of all, we know it gives hydrogen gas. We check it by experiment. After that, there will be a metallic salt. Okay, example we are reacting HCl, and we will use here dilute acid, okay, for the reaction. So HCl with Fe. So what will it give? It will give FeCl2 plus H2. Okay, FeCl2 plus H2. So this is the overall reaction of acid plus metal. And for the check of this hydrogen gas, we will put in a beaker, and the pipe which is coming from the mouth of the test tube, it will go into directly this is a solution. So some bubbles will be evolved here, and if we put a burning matchstick here, it will burn with pop sound. Basically, this is previous concept which I have talked about in last classes. Okay. Now, similarly, base will also react with metal base. Also react with metal to give out metallic salt plus hydrogen gas. Example, you can take NaOH.
plus metal, you can take Zn. So what is the metallic salt here? 2ZnO2, hydrogen gas. What is Add2ZnO2? Add2ZnO2 is zincate. It is called it as it is zincate, means zincate salt. So here it is basically sodium zincate. Sodium zincate, okay. Sodium zincate. It is zincate. There are basically many family of salts. So it is zincate family, and it is sodium zincate. So these are the reactions of acid with metal and base. Now we will go towards the. Now we will go towards reaction with. So now we will go towards reaction with what? Metal carbonate or metal hydrogen carbonate. So what are metal carbonates? What are metal carbonates? Metal carbonates means carbonates of any. Carbonates is it also basically a family of salts. So carbonates of any metal. Example Na2CO3. Na2CO3. Similarly, there are another term called metal hydrogen carbonates. Hydrogen carbonates. What is this? What is this? This is NaHCO3. NaHCO3 means metallic. We have taken sodium as metal. Then this is our metal carbonates and metal hydrogen carbonates. So what we will do now? We will put acid in metal carbonates. Suppose Na2CO3. And suppose acid is here HCl. So what will happen now? What will happen now? We have to see that. Suppose first of all, so here a salt is produced. Here salt will be what? Here salt will be NaCl. Okay. And another thing what we produce, CO2 will be produced. Okay. And water will produce. So these things have to be produced. Basically CO2 and H2O. This is clear that in every reaction of metal with sodium carbonate or sodium hydrogen carbonate. Similarly with NaCO3. NaCO3, similar products will be found. Okay. So in reaction with sodium carbonate or sodium hydrogen carbonate, CO2 and H2O will be evolved. This is basic. Basically, you have to be. You will find it in every reaction of with any metal hydrogen carbonates or carbonates. Okay. So this is a product of this reaction. Now what we will do here, right? How we can check the presence of CO2 here. How we will check the presence of CO2 here? So for testing the CO2, we can do two things. First of all, you know that CO2 is it stops the combustion. Okay, so it stops combustion. How? That is why it is also a fire extinguisher. So if the CO2 which is evolving here, it is also in gaseous form. So what we will do? We will take CO2 towards a fire extinguisher. Sorry, towards a burning matchstick. So what will happen? CO2 towards a burning matchstick. When will what happen? Fire will be out. Okay. Fire will be out. So वहाँ पर फायर बंद हो जाएगा. सो ये था इसका रिएक्शन. अब एक और था कि इसको हम कैसे टेस्ट करेंगे CO2 को. तो हम क्या करेंगे कि CO2 को ले जाएंगे एक सॉल्यूशन ऑफ CaOH2, which also called select lime. देखिए CaOH2 के बारे में मैंने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में बात किया है, अच्छे से बात किया है, ठीक है. सो यहाँ पर CO2 और CaOH2 का जब रिएक्शन कराते थे तो क्या होता था? CaCO3 बनता था. ओके, CaCO3 बनता था यहाँ पर और H2 बनता था. सो CO2 और CaOH2 का जब मैंने रिएक्शन कराया तो CaCO3 बना. तो हम क्या देखेंगे इसको, हम कैसे देखेंगे, कैसे इस रिएक्शन में इसको कैसे चेक करेंगे.
तो चेक करने के हम ऐसे CO2 को पास करेंगे CaO2 को, तो हमें एक साइनी अपीयरेंस मिलेगा। देखिए CaO2 का एक सॉल्यूशन होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो जिससे टेस्ट से निकल रहा है, तो उस पाइप को हम उसमें डुबाएंगे और देखेंगे कि हमारे पास एक साइनी अपीयरेंस आ रहा है। तो साइनी अपीयरेंस किसी का, CaCO3 का। तो इसमें एक चीज और था कि अगर हम CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को फर्दर CO2 देंगे तो क्या होगा, फर्दर CO2 देंगे तो क्या होगा, ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, CaHCO3 प्लस वाटर। सो यहाँ पर एक बार वाटर होगा। सो ये होगा इसका रिएक्शन, ये होगा इसका प्रोडक्ट। ठीक है, तो CaSCO3 CaSCO3 होल टू ये हमें फाइंड होगा। सो हम बेसिकली यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि CO2 को हम टेस्ट करने के लिए पहले उसको हम CaOH2 के सॉल्यूशन के पास ले जाएंगे, तो हमें CaCO3 फाइंड करेंगे, और CaCO3 को हम फर्दर CO2 के पास अगर ले जाएंगे तो CaSCO3 होल टू हमें फाइंड होगा। ठीक है, तो ये था आपका रिएक्शन विथ मेटल, reaction of acid with metal carbonates and metal hydrogen carbonates. Now we have to move further. Okay. Now next property is that if we react metal oxide with acids, okay, so we know that metal oxide, you can also take that metal oxide with base. तो मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन करेंगे एक बार एसिड के साथ एक बार बेस के साथ। तो मेटल ऑक्साइड का नेचर आपको जानना पड़ेगा कि मेटल ऑक्साइड जो होता है वो नेचुरल, वो इट इज बेसिक इन नेचर, इट इज बेसिक इन नेचर। ओके, यू हैव टू नो दैट। एग्जांपल CaO which is also called quicklime। ओके, यहाँ पे ये आपका MgO, यहाँ पे हो गया हमारा क्या Al2O3। They are some metallic oxides and you have to know that they are basically basic in nature, they are basic in nature। okay, so अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ, इसका भी एसिड के साथ और इसका भी एसिड के साथ, तो अगर हम बेस और एसिड का रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसमें एक वाटर हम फाइंड करेंगे और एक सॉल्ट बनेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर आप एसिड लिए HCl, तीनों ही केस में HCl है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर HCl है तो क्या होगा, Ca हो जाएगा, क्या देगा हमें, वो मिलेगा CaCl2 और H2O। जैसे यहाँ पर Mg क्या देगा, MgCl2, और L2O3 क्या देगा, AlCl3, और यहाँ तीनों में H2O हमें फाइंड होगा, हम तीनों में H2O फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा रिएक्शन मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि Al2O3 वो एक एक्सेप्शन है। ओके, इसमें बात की है कि Al2O3 एम्फोट्रिक है। व्हाट इज एम्फोट्रिक, एम्फोट्रिक मींस इट इज आल्सो बेसिक इन नेचर एंड आल्सो एसिडिक इन नेचर। सो यहाँ हम ये तो देख लिए मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ। अगर मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन बेस के साथ करेंगे तो इसलिए यही बेस ही है, यही बेस ही है। अगर हम एक बेस का दूसरे बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, नो रिएक्शन। बट Al2O3 एक ऐसा है मेटल, बेसिकली Al2O3 A मतलब इसकी एल्युमिनियम और Zn, इस दोनों का ऑक्साइड जो है Al2O3 और ZnO, तो इस दोनों का ऑक्साइड जो है क्या है, एम्फोट्रिक इन नेचर। एम्फोट्रिक मींस दे आर आल्सो एसिडिक एज वेल एज बेसिक। सो यहाँ पर Al2O3 का हम रिएक्शन करेंगे किसी बेस के साथ, मतलब NaOH के साथ, NaOH तो बेस है ना, स्ट्रॉन्ग बेस। सो इसका हम रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर रिएक्शन होगा, हम रिएक्शन देखेंगे कि हो रहा है। ठीक है, तो हमें एक सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर मिलेगा, सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर मिलेगा। सोडियम एल्यूमिनेट इज एल्यूमिनेट फैमिली ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज वाटर। सो ये बेसिकली कुछ नहीं था, ये एसिड बेस का रिएक्शन था। सिमिलरली हम दूसरा में देखते हैं यहाँ पर नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन कर रहे हैं हम बेस के साथ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, तो जानते हैं, आपको जानना होगा कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक इन नेचर। यहाँ पर CO2
CO2, SO2, SO3. These are what? These all are non-metallic oxide and also acidic in nature. So इसका हम रिएक्शन करेंगे बेस के साथ, बेस का मान क्या NaOH, यहाँ पर मान लो NaOH, यहाँ पर NaOH, यहाँ पर हमें रिएक्शन मिलेगा। यहाँ पर रिएक्शन के बाद क्या होगा, ये एसिड है, ये बेस है, ये एसिड है, ये बेस, एसिड है, ये बेस है। तो CO2 क्या देगा, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, विच इज आल्सो सॉल्ट एंड वाटर। ओके, so ये देगा Na2SO3, Na2 बेसिकली Na2SO2 मतलब Na2SO2, हाँ Na2SO2 ठीक है, और ये देगा Na2SO3 और वाटर। ओके, इस वजह से आई थिंक जानते हो ये एसिड है, ये बेस है, तो एसिड बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और ये हमें सॉल्ट और वाटर मिला। ठीक है, तो ये था आपको ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। आगे हम देखेंगे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज। हमें इसको केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों मिल रहा है? केमिकल प्रॉपर्टीज याद करो, मैंने आपको शुरू में बताया था कि एसिड जो है वो H+ आयन और बेस जो है वो OH- आयन देता है आफ्टर सॉल्यूशन इन वाटर। तो बात यह है कि क्या जो भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, क्या हर एक कंपाउंड H+ आयन देता है? ठीक है, तो ये हम चेक करेंगे। हम कैसे एक हम उसमें एक एक्सपेरिमेंट करेंगे एक्टिविटी। तो क्या करते हैं कि हम जो भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कुछ कंपाउंड है, कुछ आयोनिक कंपाउंड्स, कुछ आयोनिक कंपाउंड्स और कुछ कोवलेंट कंपाउंड्स दोनों ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा हो, फोटोसिंथेसिस का एक फोटोसिंथेट्स है, ठीक है। और आपको मान लीजिए मिल जाता है कुछ कार्बन कंपनी और कुछ हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड वालों की अल्कोहल भी है, एल्डिहाइड्स भी है, ठीक है। और कुछ हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है ऐसे एसिड, बेस। हमने क्या करा पहले, हमने बेसिक क्या करा कि एक दूसरे आप मान लो कि 5 हमारे पास थिंग्स है, तो हम क्या किए पांचों के लिए एक टेस्ट ट्यूब लिए, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब लिए और टेस्ट ट्यूब का क्या किया कि इससे मान लो कि सब ने कुछ अमाउंट ले ली सारे पांचों चीज का अलग अलग, और उसमें क्या करेंगे कि इसमें एक सर्किट पास करेंगे सब में से। इसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए, इसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए, इसमें 2 इलेक्ट्रोड, इसमें 2 इलेक्ट्रोड, इसमें भी, और सब हम क्या किया कि सर्किट कंप्लीट कर दिए। हम क्या किया, सबका सर्किट कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो एसिड और बेस है ये तो कंडक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल एल्डिहाइड ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए आयन का नीड होता है, अगर आयन ही जो इलेक्ट्रिसिटी को एक तरफ से दूसरी तरफ कंडक्ट कराता है। तो इसका हम ये आ सकते हैं कि इसका मतलब कि जरूरी इस दोनों जगह पर कुछ तो आयन है जो इन दोनों को कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, ठीक है। तो हमने बाद में देखा कि ठीक है, तो हमने फिर हम देख सकते हैं कि जो एसिड होता है वहां पर H+ आयन होता है, और OH- आयन होता है। ये हमें H+ आयन देता है, ये हमें OH- आयन देता है। इस कारण से ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो यहाँ से प्रूफ होता है ऐसे ये चीज। जैसे आप यहाँ से देख सकते हो कि HCl मान लो कि HCl है, या फिर कुछ भी किसी ले लेते हैं CH3COH, ये क्या है, ये एसिडिक एसिड है तो कि विनेगर में यूज किया था, ठीक है। तो HCl हो गया, CH3SO4 हो गया, और H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। तो इस समय H जो है, ये H जो है यहाँ पर बेसिकली 2H+ निकलेगा, यहाँ पर एक H+। तो ये सब क्या है, ये सब हमें H+ देता है, इससे हमें H+ आयन देता है, H+ आयन। लेकिन कब H+ आयन कब देता है? तो ये H+ आयन तभी देता है जब ये वाटर के कांटेक्ट में आता है। बिना वाटर के कांटेक्ट में ये H+ आयन नहीं देगा। क्यों? इसका रीजन आपको अब बताता हूँ।
उसके बाद फिर से आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। इसके बाद आपको फिर से एक्सपेरिमेंट बताता हूँ कि हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर NaCl डाल दिया, NaCl डाल दिया सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में NaCl डाल दिया हमने इसमें, कुछ ऐसा कुछ होगा, मान लो कि ऐसा टाइप का होगा, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ क्या किया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्क H2SO4 जगह एसिड डाल दिया, तो क्या रिएक्शन होगा, NaCl प्लस H2SO4, यहाँ पर रिएक्शन कुछ ऐसा, ये बना देगा हमें, ये देगा हमें HCl और जो देगा H2SO4। तो मतलब इससे हमें मतलब है HCl से, हमें टेस्ट करना है कि HCl जो है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जैसे मैं रिएक्शन कराया तो यहाँ पे HCl जो है वो गैसेस फॉर्म निकला, दिस इन गैसेस फॉर्म, दिस इन गैसेस फॉर्म। तो हमने ऊपर से इसके टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक लगा दिया कॉर्क, पूरा सील पैक कर दिया इसको। हमने पूरा प्रयास किया यहाँ पर क्या कि इसके अंदर ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक पाइप इंसर्ट किया गया, इस पाइप को हम क्या किए, सीधे एक लिटमस पेपर के पास लेके उसको हम फोकस किया लिटमस पेपर पे। हमें पूरे इस पूरे थिंग स्टफ को क्या किया, एक मॉइस्चरलेस इन्वायरमेंट में यूज किया, अपना प्रयास किया कि इसको हम मॉइस्चरलेस इन्वायरमेंट में यूज करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें मॉइस्चर का जरूरत नहीं है। तो हमने जैसे ही ये यहाँ से इसको पाइप को यहाँ पास कराया तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर HCl गैस के रूप में यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। अब जैसे ही इसको, ये लेटेस्ट पेपर ब्लू था, तो जैसे ही हमने इसको गैस यहाँ पर ये प्रोड्यूस हुआ तो ये हमने देखा कि ब्लू लिटमस जो है वो ब्लू ही रह गया, वो रेड में चेंज नहीं हुआ, क्योंकि HCl जो है वो तो एसिडिक होता है ना, तो उसको तो ब्लू को रेड में चेंज करना चाहिए, लेकिन वो ब्लू ही रह गया, वो रेड में चेंज नहीं हुआ। क्यों? तो मतलब यहाँ से हमने देखा कि जो HCl है वो वाटर के बिना H+ आयन नहीं देता, उसको H+ आयन देने के लिए वाटर का नीड है। क्यों? क्योंकि HCl जब H+ आयन देता है तो H+ और Cl- कुछ ऐसे टूटता है, ठीक है, HCl कुछ ऐसे टूटता है H+ और Cl-, ठीक है। तो H+ आयन जो है वो एलोन कभी भी नहीं रहता, वो H+ आयन वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बना जाता है हाइड्रोनियम आयन H3O+। Basically, this is the reason that HCl gases is not acidic at all. Why? Because they need at least some moisture, and for this reason we put this whole experiment in a moistureless condition. For that we use also CaCl2, because CaCl2 is a moisture absorbing compound, so they absorb the whole moisture. So we here see that H+ ion can only be released in the solution of water, and they form hydronium ion. Basically, this is not stable, and this is stable after the reaction with water to give hydronium ion. This is called hydronium ion. Okay. इसके बाद हम देखेंगे अब क्या करना है। सिमिलरली हमने बेस में क्या देखा, हमने बेस में देखा कि वो जो है क्या दे रहा है, वो दे रहा है OH- आयन, वो आयन वो भी दे रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और बेस जो कि सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, बेस सॉल्युबल इन वाटर जो भी होता है इट इज कॉल्ड अल्कली। ओके, सो बेस व्हिच इज सॉल्युबल इन वाटर एंड गिव्स OH- आयन इट इज कॉल्ड अल्कली। ओके, सो हमने देखा कि एसिड जो है वो H+ आयन दे रहा है, बेस जो है OH- आयन दे रहा है, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके आगे हम एक रिएक्शन देखेंगे जो रिएक्शन हमने पहले छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये समझाने के बाद आपको रिएक्शन समझ में आएगा, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मान लो कि हम एक एसिड और बेस का रिएक्शन कर रहे हैं, एसिड प्लस बेस। मान लो कि हम एक एसिड और बेस का रिएक्शन कर रहे हैं, हम क्या जानते हैं कि हमें एक सॉल्ट मिलता है,
और एक वाटर मिलता है। तो इसी वाला का एसिड है, एसिड क्या होगा, एसिड वाला की NaCl है, सॉरी HCl है, HCl है, तो बेस क्या है NaOH है, इसको हम कुछ HX लिख सकते हैं। तो H और X मतलब कोई भी आयन, इसलिए यहाँ पे H जो है वो कैटायन है, H प्लस होता है और X माइनस होता है, विच इज एनायन। आई थिंक आपको एनायन और कैटायन तक क्लियर होगा एटलीस्ट। कैटायन जो है वो पॉजिटिव चार्ज आयन एंड एनायन इज नेगेटिव चार्ज आयन। सो HX जो है रिएक्ट किया NaOH के साथ, तो क्या देता है हमें पता है, यहाँ पे NaCl देता है और वाटर देता है। तो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ से निकला H प्लस और ये NaOH है, इसको मान लेते हैं कुछ YOH। ओके, सो N इज एनी मेटल, Y इज एनी मेटल, सो ये में दिया OH माइनस, तो ये H प्लस और OH माइनस कंबाइन हो गया, क्या दे रहा है H2O। ओके, ये H प्लस और OH माइनस कंबाइन हो गया दे रहा है H2O, और ये जो बच गया XY, वो XY वहाँ यहाँ क्या दे रहा है, वो XY यहाँ दे रहा है साल्ट। सो हम क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पर क्यों हमें एसिड और बेस जो है मिलकर साल्ट और वाटर दे रहा है, वो समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे कुछ देखेंगे, प्रिकॉशंस के बारे में देखेंगे कि there are some precautions while mixing acid or base with water. Okay, water precautions while mixing acid and or base with water. First of all क्या है, first of all ये है कि always mix water, always mix acid with water, not water with acid. Means we have to take a beaker and suppose we have many water here, and now we have to put some acid drop by drop, not in large amount at a time. We have to add very small amount of acid, and very gradually we have to add it. Suppose this is, so we have to add it by, this is an instrument in lab which is used to give acid from, we will, there is a balloon type mechanism here, we press it and all acids are collected, and we after pressing it, we all acids are given in the beaker. Okay, now हम इसमें क्या देखेंगे कि always mix acid in water, not water in acid, and also in gradually, धीरे धीरे amount में, always wear gloves during handling it because acid is very corrosive in nature, and also mixing of acid with water or base with water is very exothermic reaction. It is very exothermic reaction, so a lot of heat is releasing, क्या हो सकता है कि वो ग्लास जो है, आपके जो बीकर है, कंटेनर है, वो ब्रेक हो सकता है और वो आपके मुंह पे पड़ सकता है। ठीक है, तो आपको प्रिकॉशन वहाँ पर देखना पड़ेगा, बहुत ही प्रिकॉशन के साथ हमें एसिड और बेस को वाटर में ऐड करना पड़ता है। ठीक है, सो थैंक्स गाइस, पीएच के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो थैंक यू, बाय बाय।